ये हमने पढ़े हैं भौतिक अधिशोषण की विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक। एज इट इज डिटो अपन चर्चा करेंगे रासायनिक अधिशोषण की। तो टॉपिक या पॉइंट अपने वही रहेंगे, बस थोड़ा सा अंतर आएगा माइनर, वो देख लेते हैं। अब इसी के पैरेलल में लिख देता हूं रासायनिक अधिशोषण। बिंदु वही है इसलिए आसानी से अपने को याद भी हो जाएंगे। नंबर 1, विशिष्टता की कमी बताई थी। रासायनिक अधिशोषण नाम से पता लग रहा है कि जब अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध उपस्थित हो तो वो अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। और आपको यह भी पता होगा कि रासायनिक बंध ऐसा नहीं कि एक परमाणु किसी दूसरे से, हमें किसी तीसरे से, किसी चौथे से, सबसे बंध बना देते, नहीं। एक परमाणु किसी विशेष दूसरे परमाणु से या यौगिक से ही बंध बनाता है, अन्य से नहीं। जबकि भौतिक अधिशोषण में था कि एक ठोस की सतह पर कोई सी भी अन्य गैस आकर अधिशोषित हो जाती है। इसका यदि उदाहरण दूं भौतिक अधिशोषण का, तो चारकोल की सतह पर रंगीन कणों का अधिशोषण। चारकोल कार्बन का एक अपरूप है, उसकी सतह पर रंगीन कण आकर जुड़ते हैं। या एक सिलिका जेल भी, सिलिका जेल, सिलिका जेल आपने देखा होगा, जैसे अपन कोई थर्मस वगैरह खरीदते हैं या शूज वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर छोटा सा पाउच निकलता है, उस पाउच के अंदर छोटी छोटी गोलियां सी होती है, ट्रांसपेरेंट दिखने में, हार्ड सी होती है, वो सिलिका जेल है। वो क्या करती है, नमी को सोखती है। वो अपनी सतह पे नमी को भी जोड़ने की क्षमता रखती है, वो अपनी सतह पर गैसों को भी जोड़ती है। तो स्पेशल तो नहीं है ना कि सिलिका जेल पर केवल नमी जुड़ेगी, नहीं, सिलिका जेल नमी को भी, गैसों को भी, और गैसों में भी फिक्स नहीं है कि O2 को जोड़े, कोई सी भी गैस हो, वो मोस्टली कोई सी भी गैस को अपनी सतह पे जोड़ लेती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण तभी होगा जब दोनों के मध्य रासायनिक बंध बने, और आप ये जानते हो कि रासायनिक बंध विशेष दो परमाणु के मध्य ही बनता है। तो विशिष्टता की कमी थी, तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। और यदि आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है क्योंकि एक रसायन किसी दूसरे विशेष रसायन से ही बंध बनाता है। हो गया। 2 नंबर हमने इधर पढ़ा था अधिशोषक की प्रकृति, तो यहां भी होगा अधिशोषक और अधिशोषकी दोनों की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति। इसमें अपन क्या लिखेंगे कि वे ही अधिशोषक और अधिशोषक रासायनिक अधिशोषण शो करते हैं जो आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो यहां भी अधिशोषक की प्रकृति यदि अधिशोषक से रासायनिक अभिक्रिया करने की है तो ही अधिशोषण होता है। नेक्स्ट 3 नंबर बात करें पृष्ठीय क्षेत्र। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो चाहे वो रासायनिक अधिशोषण हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण भी बढ़ेगा। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक और रासायनिक दोनों अधिशोषण ही बढ़ते हैं। तो इसमें अंतर नहीं है, इन दोनों में विशेषता नहीं। 4 नंबर बात करें उत्क्रमणीयता। भौतिक अधिशोषण में कहा था कि अधिशोषक और अधिशोषक दोनों जुड़ गए, अलग कर दो, पुनः मिला दो, पुनः अधिशोषित। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसे कि यदि हमने एक बार अधिशोषक की सतह से अधिशोषक को अलग कर दिया, मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए थे वो बॉन्ड क्या कर दिया अपनों ने, तोड़ दी। बॉन्ड तोड़ेंगे तभी वो अलग होगा, अलग होगा। अब यदि अपन चाहें कि दोनों को मिला दें तो बॉन्ड आसानी से नहीं बनते, तो वापिस अधिशोषण नहीं होगा। इसी कारण ये उत्क्रमणीय प्रकृति दर्शाते हैं। 5 नंबर ताप तत्व। भौतिक अधिशोषण में हमने लिखा था कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, हमेशा कम होता है क्योंकि दुर्बल बंध है। ताप बढ़ाओगे वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ध्यान में रखो, आपने एक शब्द पढ़ा होगा सक्रिय ऊर्जा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ताप यदि अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ये बात हमें पता है। तो यहां भी तो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है इनके पीछे। तो यदि अपन ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से पहले तो अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद अधिशोषण घटना स्टार्ट हो जाएगा। एक सीमा के बाद अधिशोषण घटना प्रारंभ हो जाएगा। कारण बताओ? क्योंकि आपको पता है कि एक निश्चित सीमा के टेंपरेचर से बाहर चले जाओगे और ज्यादा टेंपरेचर लेते जाओगे तो पहले से बॉन्ड बने वे टूटना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद ये घटना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि एक लिमिट के से ज्यादा टेंपरेचर देंगे तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बने वो टूटना प्रारंभ हो जाएंगे और अधिशोषण में कमी आएगी। नेक्स्ट 6 सेम रहेगा। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती। ठीक, एक अंतर, यदि ये तो थी अपनी विशेषताएं और ये कह दो इनकी
भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों की विशेषताएं क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। क्वेश्चन आए कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, तो सेम यही अंतर है, लिखते जाओ। विशिष्टता की कमी, विशिष्टता, अधिशोषण की प्रकृति, अधिशोषण। एक हाँ अपन रह गया था अपना, अधिशोषण की एंथैल्पी। रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी अधिक होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में उन्होंने क्या लिखा था, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। यहां होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। रासायनिक अधिशोषण होता है तो 80 से लेकर 240 के मध्य एक मोल के जब अधिशोषण होता है किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। और एक दोनों में अंतर देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो बहुपरतीय होता है, मतलब अधिशोषण की सतह पर जुड़ गए, ये अधिशोषण एक परत में जुड़ गए तो दूसरी लेयर भी बन जाती है, और अधिशोषण कणों की तीसरी परत भी जुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच संपर्क में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि तो दुर्बल बंध है, आकर्षण खींचता रहेगा। जबकि आपको पता है रासायनिक अधिशोषण के अंदर एक अधिशोषक की सतह से अधिशोषक तभी जुड़ेगा जब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में वो विक्रिया करें, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए रासायनिक जो अधिशोषण होता है वो एक परतीय घटना है, मतलब अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोषक जुड़ेंगे वो केवल एक परत में ही जुड़ेंगे। तो अपन इसको कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय घटना है, जबकि भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय घटना है। नेक्स्ट हम चाहें तो एक पॉइंट और डाल सकते हैं, क्या? भौतिक बंध जुड़ रहे हैं तो इसके लिए सक्रिय ऊर्जा नहीं चाहिए। सक्रिय ऊर्जा आप जानते होंगे कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी अणुओं के पास होती है तभी वो आगे प्रोडक्ट बना पाते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे पर सक्रिय ऊर्जा में भी आप सभी ने सुना है। तो भौतिक क्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रासायनिक अधिशोषण में लिखोगे कि रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणु ही अधिशोषण दर्शाते हैं। तो यह है अपना रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर। तो अब तक अपनों ने पढ़ा था अधिशोषण क्या है, अधिशोषण में कौन कौन से टर्म काम में आते हैं, अधिशोषण, अधिशोषक, अधिशोष्य, अवशोषण, शोषण, विशोषण। फिर अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य कौन सा आकर्षण बल है, भौतिक बंध है तो भौतिक अधिशोषण, रासायनिक बंधों से जुड़े तो रासायनिक अधिशोषण। इनको कौन कौन से पॉइंट है प्रभावित करने वाले या विशेषताएं, दोनों को पैरेलल समांतर हमने पढ़ लिया है और यही अंतर के रूप में अपन इनमें लिख सकते हैं। तो ये है अपना भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के प्रकार। उसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वालों में एक मुख्य कारक होता है दाब का प्रभाव। तो अधिशोषण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देखते हैं। तो अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को अधिशोषण समतापी वक्र के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो अधिशोषण अपन चर्चा करेंगे, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, ये अधिशोषण समतापी वक्र। तो इसमें अपन पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी वक्र में क्या है। ये अधिशोषण समतापी वक्र, ये अधिशोषण समतापी वक्र जो हमें अधिशोषण की मात्रा जिसको अपन x बाई m से प्रदर्शित करेंगे, अधिशोषण की मात्रा x बाई m, वह जिस गैस का अधिशोषण हो रहा है उस गैस का दाब कितना है, वह गैस के दाब के मध्य संबंध बताता है। तो अब यदि हमसे यह पूछा जाए कि अधिशोषण समतापी वक्र से आप क्या समझते हो, तो हमें यह बोलना है कि अधिशोषण समतापी वक्र हमें अधिशोषण की मात्रा x बाई m वह गैस के दाब के मध्य संबंध बताता है। अब ये जो मात्रात्मक संबंध है किसने बताया था हमें, ये फ्राइलिक नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने यह संबंध हमें बताया। तो इसलिए इसको फ्राइलिक समतापी वक्र भी कहते हैं, फ्राइलिक समतापी वक्र। फ्राइलिक के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या करना है, स्थिर ताप, जो कि नाम में लिखा हुआ है समतापी, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा जो होती है x बाई m वो उस गैस के लगाए गए दाब के 1/mv घात पर निर्भर करती है। यह कहते हैं कि अधिशोषण की मात्रा x बाई m उस गैस के लगाए गए दाब, जिस गैस का अधिशोषण हो रहा है उस गैस के दाब के 1/mv घात के समानुपाती होता है। इसे बोलते हैं अपन फ्राइलिक समतापी वक्र।
समानुपाती का सिंबल हटाते हैं, यहां x है अधिशोष्य अणुओं की संख्या, अधिशोष्य अणुओं की संख्या मतलब जो अधिशोषित है उनकी, और नीचे है ये अधिशोषक की मात्रा कि आपने कितना अधिशोषक लिया था और उस पर कितने अणुओं का अधिशोषण हुआ। इन दोनों का अनुपात कहलाता है अधिशोषण की मात्रा x/m। ये यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा k और p की घात 1/m। तो फाइनली अगर बात करें तो फ्रेनलिक समतापी वक्र क्या है, x/m बराबर k और p की घात 1/m। ये है फ्रेनलिक समतापी वक्र। फ्रेनलिक ने इसके लिए ग्राफ दिया हमें, इधर है अधिशोषण की मात्रा x/m और इधर है दाब, दोनों एक्सिस। इस दाब को अपन 3 पार्ट में देखें। तो यहां देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है अधिशोषण की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ रही है। मतलब जब आपके पास निम्न दाब होता है उस समय अधिशोषण की मात्रा x/m और लगाया गया दाब एक दूसरे के एक घात पर निर्भर करते हैं। जितना मात्रा बढ़ी दाब की उतना ही अधिशोषण बढ़ेगा। इस ग्राफ से इस ग्राफ के बीच चले अपन मध्यम दाब में, तो आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचे, दाब ज्यादा बढ़ा है लेकिन अधिशोषण देखो केवल इतना से बढ़ा। दाब ज्यादा बढ़ा, अधिशोषण कम, मतलब अब यहां अधिशोषण की मात्रा x/m और प्रेशर P के बीच जो संबंध है वो एक घात पर नहीं है, एक से कम का। और उच्च दाब होता है उस समय, देखो प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन अधिशोषण की मात्रा नियत होगी कि एक सीमा से अधिक दाब लगाने पर अधिशोषण की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात इस कंडीशन पर जो अधिशोषण की मात्रा x/m लगाए गए दाब की 0 घात पर निर्भर करती है, और यहां अधिशोषण की जो मात्रा x/m वो दाब की 1 घात पर निर्भर करती है। तो ये है अपना फ्रेनलिक समतापी वक्र या अधिशोषण समतापी वक्र। सिंपल शब्दों में कि फ्रेनलिक समतापी जो वक्र है वह अधिशोषण की मात्रा x/m और उस केस के लगाए गए दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध बताता है। इसी को यदि अपन आगे ड्राइव करें तो दोनों तरफ लोग लेते हैं, दोनों तरफ लोग लेने पर क्या होगा जी, log x/m बराबर log k इंटू p की पावर 1/m। log का नियम होता है जब दो जब गुणा में हो तो किस में आ जाते हैं, प्लस में। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, log x/m log k प्लस log p की घात 1/m। जो घातांक होती है वो आगे आ जाती है। फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/m। ये 1/m आगे आ जाएगा, log p। ये है फ्रेनलिक समतापी का अंतिम रूप। अब देखो ये जो समीकरण है वो गणितीय समीकरण होती है, उनके कुछ प्रकार है। तो ये कौन से प्रकार वाली है, y = mx + c प्रकार की समीकरण। ये समीकरण कौन सी है, y = mx + c टाइप की समीकरण। इस टाइप की समीकरणों के लिए ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो देखो। ये y है, y एक्सिस की जो अपने निर्देशांक रखना है, और x एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा, कौन सा, c होता है अंतःखंड और m होती है ढाल उस रेखा की। दोनों चरों के मध्य जो संबंध है उनके बीच में ढाल क्या है, और अंतःखंड क्या है, 0 निर्देशांक से कितनी दूरी छोड़कर वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। देखो ये मतलब ये ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। दूसरी बात भी याद रखें कि y = mx + c प्रकार की समीकरणों के लिए जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से बनता है, एक सरल रेखा के रूप। ये है अपना y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस तुलना करके देखो, y = mx + c। ये क्या है, इसको लो आप y एक्सिस log x/m, और x एक्सिस पे कौन आएगा, log p, और m क्या है, ढाल 1/m, और c क्या आता है, ये अंतःखंड। अंतःखंड ये वाली दूरी होती है, इसको बोलते हैं अंतःखंड। गणितीय समीकरणों का पता है, 0 निर्देशांक से वह दूरी जहां से ग्राफ को आप स्टार्ट करें। तो इस दूरी को किसके बराबर लिखें, log k, और इसकी स्लोप कितनी है, ढाल, जिसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं 1/m। आगे प्लस है इसलिए इसको ऐसे बनाया, यदि माइनस होता तो ढाल ऐसे बनती, फिर ग्राफ ऐसे बनता। ये ग्राफ के लिए तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा फ्रेनलिक समतापी वक्र को कंप्लीट कर रहा है पोर्शन। कुछ नहीं, अधिशोषण की मात्रा दाब के 1/m घात के समानुपाती है। समानुपाती हटाया, कांस्टेंट k लगा, और उसके बाद log लिया। log लेने के बाद वो समीकरण अपने को y = mx + c प्रकार की प्राप्त होती है, जिसका ग्राफ सरल रेखा के रूप में होता है।
कौन कहां क्या लिख रहे हैं, समीकरण के अंदर आ रहा है। ये y एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा, ये इसका अंतःखंड है और ये इसकी ढाल है। तो ये अपना फ्राइडलिक समतापी वक्र किसके लिए, गैसीय अवस्था के, क्योंकि यहां किसका, गैस का दाब, गैस का दाब हमने किसके रूप में लिया, P के रूप में। सेम डिटो का डिटो ये है कि यदि हमारा अधिशोषण विलयन प्रावस्था से हो, यहां अधिशोषण किसमें हो रहा है, गैस प्रावस्था से हो रहा है। यदि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण हो रहा तब फ्राइडलिक समतापी वक्र कैसा रहेगा, सेम यही रहेगा, यहां सिर्फ सांद्रता बदल जाएगी। कैसे, हाँ तो ये हुआ 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विलयन प्रावस्था से अधिशोषण बताओ, तो ये कौन सी, गैसीय प्रावस्था का संबंध है। विलयन जब लेंगे तो कैसे, देखो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कैसे होता है उसका एक उदाहरण देखते हैं। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण, पहले तो अपन ये देखेंगे कि होता है या नहीं अधिशोषण विलयन प्रावस्था में। अपने पास एक बीकर है और उसके अंदर अपन ने डाल दिया एसिटिक अम्ल और फिर डाला इसमें अधिशोषक के रूप में चारकोल। कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो इस विलयन की जो सांद्रता है उसमें कमी आ जाती है। क्यों आई होगी, क्योंकि इस चारकोल ने अपनी सतह पर एसिटिक अणुओं का अधिशोषण कर लिया। तो यहां जो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण हो रहा है उसके लिए फ्राइडलिक संबंध है, तो कैसे है, ये क्या आती है, पी क्या है, दाब। एक्चुअल में दाब क्या होती है, सांद्रता होती है किसकी, गैसीय अणुओं की सांद्रता को दाब के रूप में लिखते हैं। कैसे, यदि गैस अणुओं की सांद्रता कम है तो दाब कम रहेगा, यदि गैस अणुओं की सांद्रता अधिक है तो गैस का दाब बढ़ जाता है। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो दाब एक्चुअल में है तो सांद्रता किसकी, गैस की। लेकिन अब हमारे पास गैस न होकर यदि विलयन प्रावस्था में हमें अधिशोषण बताना हो तो विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन की सांद्रता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है, सी। कुछ नहीं करना, यहां पी की जगह सिर्फ सी लगाना, जहां जहां पी है वहां सी लगाना है। और जो ग्राफ बनाया था वो सेम एज इट इज बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c प्रकार की। ये किसका रहा, अंतःखंड log k। x एक्सिस पे हमने क्या लिया था, log, वहां था p गैस की सांद्रता, यहां द्रव की सांद्रता c और अधिशोषण की मात्रा log x by m और ये होगी इसकी ढाल। तो याद रखें कि जब भी वो समतापी संबंध पूछे, फ्राइडलिक संबंध पूछे, गैस का पूछ रहे हैं तो x by m समानुपाती p की घातीय घटाएं, द्रव प्रावस्था में पूछ रहा है अधिशोषण का संबंध तब c आ जाएगा, बाकी सेम की सेम कहानी रहेगी। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो अधिशोषण टॉपिक अपना खत्म होने वाला है, अधिशोषण के अनुप्रयोग। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं अपन अधिशोषण के अनुप्रयोग कि अधिशोषण की ये जो घटना है उसका यूज कहां कहां होता है। बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है, हमने देखा भी है, लेकिन अब उसको क्लियर भी करेंगे। सबसे पहले उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमें निर्वात की कंडीशन में करवानी पड़ती है। तो निर्वात मतलब, निर मतलब नहीं, वात मतलब वायु। जिस पात्र में आपने अभिक्रिया करवानी है उसमें वायु नहीं चाहिए, तो मोस्टली हवा तो उसकी किसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, निर्वात पंप के द्वारा। लेकिन अभी भी कुछ हवा, तो मान लो थोड़ी बहुत नाम मात्र की शेष रह गई है, तो हम क्या करते हैं, इसी पात्र के अंदर सिलिका जेल रख देते हैं। सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या करता है, शेष बची हुई वायु को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। तो घटना कौन सी, अधिशोषण के कारण ही तो सिलिका जेल की सतह पे वायु आके जुड़ी। तो उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। 2 नंबर, विलयनों को रंगहीन करने में। कैसे, आजकल आपने सुना होगा आरओ वगैरह आते हैं, कितना ही गंदा पानी डालो साफ पानी निकलता है, उसमें यही होता है। क्या होता है, एक कैंडल लगी होती है, कैंडल का मतलब कोलम लगा होता है, पानी आता है, इसके अंदर भरा होता है चारकोल। चारकोल अपनी सतह पर रंगीन कणों को जोड़ देता है। सिलिका जेल किसको जोड़ देती है, अपनी सतह पर वायु के कणों को, गैसीय कणों को। जबकि चारकोल की क्या खास बात होती है, एक्टिवेटेड चारकोल आजकल आते हैं, चारकोल फेस मास्क ये वो, तो चारकोल एक कार्बन का अपरूप है। उसकी विशेषता होती है कि अपनी सतह पर रंगीन कणों को जोड़ता है। तो गंदे पानी के अंदर जो भी कलर है उसका वो क्या है, किसके कारण है, रंगीन कणों के कारण है। जब इस फिल्टर में से गुजरेगा तो चारकोल इसके संपर्क में आएगा। चारकोल क्या करेगा, रंगीन कणों को अपनी सतह पर, रंगीन कणों को अपनी सतह पर जोड़ देगा। तो पानी अपना क्या निकलेगा, बिल्कुल रंगहीन, मतलब अपनी भाषा में साफ निकलेगा। तीसरा उपयोग देखते हैं, इसका अनुप्रयोग है आर्द्रता नियंत्रण में। कैसे, सेम वही कंडीशन, कुछ जगह हमें नमी रहित माध्यम चाहिए होता है। जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो गिरनिया की जो डिग्रियां होती है या जो गिरनिया का निर्माण किया जाता है उस समय माध्यम नमी रहित होना चाहिए, ना मात्र की नमी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर जो वायु उसके अंदर नमी रहती रहती है, हमें चाहिए नमी रहित माध्यम। तो क्या करें, सेम यही कंडीशन, जहां आपने अभिक्रिया करवानी है उस पात्र में हम डाल देते हैं वायु बाहर निकाली,
वहां भी सिलिका जेल ही कार्य कर सकता है। सिलिका जेल डालेंगे तो सिलिका जेल गैस अणुओं को तो अपनी सतह पे जोड़ता ही जोड़ता, प्लस में नमी को भी अपनी सतह पर जोड़ लेगा। पहले जो नमी इस पात्र के अंदर फैली हुई थी, अब वो जैसे सिलिका जेल रखेंगे वो सारी की सारी किसकी सतह पे जुड़ जाएगी, सिलिका जेल की सतह पर जुड़ जाती है। और आपने देखा भी होगा आजकल वो मार्केट में बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी बॉल आती है, उसको पानी में डालो, पानी को सोखती जाती है, खुलकर बड़ी हो जाती है, वही है सिलिका जेल। नेक्स्ट, अधिशोषण का चौथा अनुप्रयोग है गैस मास्क में। कैसे? जो कोयले वगैरह की खाद्यान्न होती है या जो गहराई में काम करते हैं, तो वहां खाद्यान्न खान खोदते समय या कोयले के खनन के दौरान कई बार अचानक जहरीली गैसें भी निकल जाती है। और कई बार हमने पढ़ा भी अखबार में कि गैस के रिसाव से इतने जनों की मृत्यु ये हो। तो वहां जो गहरी खदानों में वर्कर काम करते हैं कोयले की खदान में, वहां अपने वो चेहरे पे एक मास्क पहन के रखते हैं। उस मास्क में क्या होता है, मान लो ये हेलमेट है उनका और यहां से एयर अंदर जा रही है, तो एयर जहां से अंदर जा रही है उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर रहता है। चारकोल पाउडर की क्या खास बात है कि यदि प्रवेश करने वाली वायु में कोई जहरीली गैस है तो वो अपनी सतह पर जहरीली गैस को रोक लेगा, केवल वायु ही पार जा पाएगी। तो उसके शोषण तंत्र में सिर्फ वायु पहुंचेगी, जहरीली गैस का अधिशोषण हो जाएगा और उस श्रमिक को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट 5, अधिशोषण का 5वां अनुप्रयोग है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण टॉपिक आएगा अपने, इसके बाद देखेंगे, बस थोड़ा सा एक बार चर्चा करेंगे कि विषमांगी उत्प्रेरण होता है कि कुछ अभिक्रियाएं अपनों ने ऐसी देखी जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों यदि एक समान भौतिक अवस्था में नहीं है तो वो अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। छोटा सा उदाहरण आपने बहुत बार देखा होगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की विक्रिया फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वहां अमोनिया गैस का निर्माण होता है। याद रखें, अमोनिया बनाने की इस विधि को हेबर विधि कहते हैं, हेबर विधि कहते हैं। तो यहां ये जो Fe है इसकी सतह पर आकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जुड़ती है, विक्रिया करती है, अमोनिया बनती है, अमोनिया का विशोषण हो जाता है ना, विशोषण होकर अमोनिया अलग हो जाता है। तो यह विक्रिया एक विषमांगी उत्प्रेरण की विक्रिया है। कैसे? अभिकारक दोनों ही, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही गैसीय अवस्था में, उत्पाद गैसीय में, लेकिन अपना उत्प्रेरक ठोस अवस्था में। तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी नहीं, एक जैसी होती तो यह समांगी उत्प्रेरण कहलाता, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण है। विषमांगी उत्प्रेरण में इस Fe की सतह पर ये पहले जाकर जुड़ती है मतलब अधिशोषण होता है, अधिशोषण के कारण ही आगे अमोनिया गैस बनती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का उपयोग। नेक्स्ट चलते हैं 6, अक्रिय गैसों के पृथक्करण। अक्रिय गैसों के पृथक्करण, अक्रिय गैसें पहचान में होगी 18वें वर्ग की गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीवन। यदि यह गैस किसी अन्य गैसों के साथ घुली हुई है, जैसे मान लो हीलियम पड़ी है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अन्य किसी के साथ में, हम चाहते हैं कि इसको अलग करें, तो क्या किया जाएगा, इस गैसीय मिश्रण को किसमें से गुजारा जाएगा, एक चैम्बर में से, जिसमें नारियल का चारकोल होगा। ये नारियल चारकोल क्या है, नारियल को जब जलाया जाता है तो उसको जो नारियल की राख होती है उसी को नारियल का चारकोल कहते हैं। तो H2 प्लस O2 और मान लो हीलियम, तो ये हीलियम इस नारियल के चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी, बाकी गैसें नहीं होगी, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी। हमने किसको पृथक कर लिया, इस अक्रिय गैस हीलियम को पृथक कर लिया। केवल रेडॉन का पृथक्करण नहीं होता, बाकी अन्य सभी गैसों का पृथक्करण अपने अधिशोषण विधि के द्वारा कर सकते हैं। एक और जो कॉमनली आप सभी जानते भी हैं, व्याधियों के उपचार में, व्याधि मतलब बीमारी, कैसे, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर पर पांव के मान लो चोट लगी तो उस पर अपन मलहम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मलहम, ऑइंटमेंट इसको बोलते हैं, आयोडीन की क्रीम लगाते हैं, टिंचर आयोडीन मलहम के रूप में लगाते हैं, तो वो अपने इसके ऊपर फैला दिया। अब क्या होगा, इसमें वायुमंडल में आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह खूब रहते हैं, तो मान लो कोई बैक्टीरिया आके इसकी सतह पे चिपक गया। अब क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो द्रव है उसकी मात्रा ज्यादा है, या कीटाणु जो है उसके अंदर द्रव की मात्रा ज्यादा है, बाहर मंदम में क्या है, कम है, तो उस कीटाणु के अंदर का जो भी द्रव वो बाहर निकल जाएगा। कीटाणु का क्या होगा, बहिर्प्राशन, कोशिकाओं में से जल बाहर निकला, बहिर्प्राशन, और उस कीटाणु की, उस जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी।
ये हुआ कैसे? उस आयोडीन की सतह पर आकर जुड़ने से ही हुआ, और सतह पे जुड़ना अधिशोषण। तो अपन फाइनली कह सकते हैं ना कि अधिशोषण हुआ तभी तो हमारे जो बीमारी थी उसका उपचार हो रहा है, वो बीमारी बिगड़ नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं एक और अपना इसका एप्लीकेशन, झाग पलवन विधि, या इसी का नाम है फेन पलवन विधि। लेसन नंबर 6 में धातुओं के निष्कर्षण में हमने पढ़ा था कि सल्फाइड एस्कों का जब सांद्रण करना हो तो विधि है झाग पलवन विधि। उसमें क्या किया जाता है? सल्फाइड एस लिया, जैसे मान लो ZnS था, प्लस उसके साथ करने कोई जिंक का कार्बोनेट बना था, हमें जिंक सल्फाइड चाहिए, वहां से कार्बोनेट कम मात्रा में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जलीय विलयन बनाएंगे, प्लस इसमें चीड़ का तेल डाल देंगे। चीड़ का तेल क्या करता है? अपनी सतह पर केवल किसको जोड़ता है? जिंक सल्फाइड कणों को ही जोड़ता है, और इसमें जब वायु प्रवाहित होती है तो वो बन जाते हैं झाग, और झाग में चला जाता है तेल। तो उस झाग में कौन पहुंचा? जिंक सल्फाइड पहुंचा, जिंक कार्बोनेट तो नहीं पहुंचा। जिंक सल्फाइड ही चीड़ के तेल के साथ कैसे जुड़ा? क्योंकि चीड़ का तेल अधिशोषण करता है केवल सल्फाइड कणों का। तो उस विधि में भी हमारा प्रिंसिपल कौन सा काम आ रहा है? अधिशोषण का काम में आ रहा है। एक और विधि है 9वें चैप्टर में, वर्णक लेख की, वर्णक लेख की क्रोमेटोग्राफी, हाँ जी, इसमें क्या है? क्रोम वर्णक मतलब रंगों के आधार पर पदार्थों को अलग करने की एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है? एक कॉलम लिया जाता है ब्यूरेट, इसमें कोई ठोस अधिशोषक भर दिया जाता है, कोई ठोस अधिशोषक भर दिया जाता है, और हमें मान लो विलेयशील धातुएं हैं उनको पृथक करना है, तो प्रत्येक पदार्थ के अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लो हमारे पास था मरकरी, कॉपर और कोबाल्ट, इसका मिश्रण था हमारे पास, और हमें दोनों तीनों को अलग अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों धातुओं को एक उचित विलायक में घोल लेंगे। विलायक में घोलने के बाद में इस विलयन को जब क्रोमेटोग्राफी कॉलम में डाला जाएगा तो इन सभी के अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होगी। जिसके अधिशोषण की क्षमता अधिक है वो पहले अधिशोषित हो जाएगी, जिसके अधिशोषित होने की स्पीड कम है वो सबसे लास्ट में होगी, और जिसकी मध्य में वो बीच में एकत्रित हो जाएगी। तो हमें यहाँ अलग अलग रंगों के बैंड मिलेंगे, तो हम पहचान लेंगे रंग के आधार पर। जैसे मरकरी है, काले रंग का बैंड बनेगा, इसका मतलब यहाँ काले रंग का बैंड बन गया मान लो, तो यहाँ मरकरी धातु एकत्रित हो चुकी है। नीले रंग का बन रहा है, इसका मतलब कोबाल्ट है। तो ये जो अलग अलग बैंड बन गए, बैंड बने किसके कारण? अधिशोषण के कारण। इस अधिशोषण के कारण ही हम धातुओं को अलग अलग कर पाए। तो अभी तक अलग तो नहीं, क्या करेंगे फिर? एक ऐसा विलायक लेंगे जिसमें केवल एक धातु की विलायक अलग आ जाएगी। फिर कोई एक ऐसा दूसरा विलायक देखेंगे जिसमें ये घुल रही हो, फिर कोई तीसरा विलायक ऐसे देखेंगे जिसमें सिर्फ कोबाल्ट घुल रही हो। तो अलग अलग समय अनुसार इनको बाहर निकालते रहेंगे। तो कुल मिला के अपने टोटल ये अनुप्रयोग है। इन सभी घटनाओं में अधिशोषण ही वर्क करता है। तो ये थे अपने अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो अपना अधिशोषण का जो एक पॉइंट था वो पूरा होता है। कुछ नहीं, 4 ही काम थे इसके अंदर। क्या अधिशोषण क्या है, अधिशोषण के प्रकार, और अधिशोषण पर दाब का प्रभाव जो फाइनलिक समतापीय हमने पढ़ा, और लास्ट अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो टॉपिक बड़ा आसान सा है, और एक बार यदि आप इसको ढंग से देख रहे हो तो आप इसको तुरंत आसानी से समझ भी सकते हो। थैंक यू।